नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। आज मैं आपको बता दूं टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले कि आज के टेस्ट में ज्यादातर जो प्रश्न है वो साइंस के हैं। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि मैम साइंस के क्वेश्चंस लेके आइए, तो आज के टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के हैं। टेस्ट के एंड में जरूर बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। ठीक है, अच्छा क्लास एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले हमने एक टेस्ट लिया था जिसमें कि मरखा वैली के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर याद रखिएगा गलती से मैंने आप लोगों को आंसर क्या बता दिया था, लक्षद्वीप। ठीक है, वहां पे लक्षद्वीप नहीं लद्दाख में है मरखा वैली। वही मैंने आपसे कहा ना, कभी कभी ह्यूमन एरर हम लोग से भी हो जाता है। यही चीज आपको अपनी परीक्षा में नहीं करनी है। मरखा वैली लद्दाख में है। ठीक है, मैंने पता नहीं कैसे लक्षद्वीप पे टिक लगा दिया था, उसको आप लोग जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर सही उत्तर क्या होगा, लद्दाख। वैसे मैंने टेस्ट में कमेंट बॉक्स में ये चीज डाल के पिन भी कर दिया है, ताकि जो नए बच्चे उसको देखें उन लोगों का ये प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, ठीक है क्लास, इस चीज को जरूर सही कर लीजिएगा, ये मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए मैं आप लोग से को सॉरी भी बोलती हूँ। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है परंतु जल में डूब जाती है। सिंपल पूछा गया है कि जो आयरन बॉल है वो मरकरी पर फ्लोट करती है लेकिन पानी में डूब जाती है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, लोहे का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पारे की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, पारे का सापेक्षिक घनत्व, यहाँ पर मतलब रिलेटिव डेंसिटी की बात की गई है। जो पारे की रिलेटिव डेंसिटी है वो जल के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होती है। ठीक है, फिर आपको दिया गया लोहा जल की तुलना में भारी और पारे से हल्का होता है, और आखिरी आपको दिया गया पारा जल से भारी होता है इसलिए। तो क्लास यहाँ पे ABCD में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि लोहे की गेंद पारे पर तैरती है परंतु जल में डूब जाती है, क्योंकि पारे का सापेक्षिक घनत्व जल की सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है मरकरी की वो ग्रेटर होती है अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, शरीर में जल के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी बात किया गया है, क्या हमारे बॉडी में जो जल है उसका क्या क्या काम है, या शरीर में प्रत्येक कोशिका के स्वास्थ्य और संपूर्णता को बनाए रखता है, इट मेंटेन द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। और दूसरा आपको दिया गया, या शरीर के कुछ हिस्सों के लिए सदमा या झटका अवशोषक के रूप में भी कार्य करता है, ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है हमारी बॉडी में। तो क्लास यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। ये एक जनरल प्रश्न है मैं कहूंगी। ठीक है, एक सीधा सीधा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो वाटर है वो सेल की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये एक सिंपल सा है, हाँ करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग कहते नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। कुछ लोगों की स्किन एकदम से ऐसे सिकुड़ने लगती है तो लोग कहते हैं पानी की कमी है, पहले पानी पियो।
तो पानी का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये हमारे जो सेल्स है उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। पानी जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, सदमा या झटका अवशोषक के रूप में भी कार्य करता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। देखिए क्लास, जो ऐसे प्रश्न होते हैं ये एक जनरल प्रश्न होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करिए। जब ज्यादा दिमाग इंसान लगाने लगता है ऐसे प्रश्नों में तो वो गलत हो जाता है। सिंपल सोचिए हमारे शरीर में पानी का क्या क्या महत्व हो सकता है और आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछिए कि क्या पानी जो है वो पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है, तो आप कहेंगे हाँ, एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं थर्ड प्रश्न। ये एक आसान प्रश्न है, इसको जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है आसान होने के बाद भी, क्योंकि ये एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले भी पूछा जा चुका प्रश्न है। एक्स किरणें पहली बार किसके द्वारा पाई गई और उत्पन्न की गई थी? ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो बताइए ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आपको सारे साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है कौन सा? WC रोन्टेन, ठीक है, रोन्टेन, ठीक है। W यहाँ पे देखिए WC रोन्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न। परमाणु घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन घनात्मक रूप से अवशेषित परमाणु कण है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? देखिए प्रोटॉन की बात जब हम करते हैं तो आपको पता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, एकदम सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर मेक्स अप द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या लिखा? प्रोटॉन धनात्मक रूप से अवशेषित परमाणु कण है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन धनात्मक रूप से अवशोषित अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब परमाणु कण है, ठीक है, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। समझ में आ गया क्लास? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न। डॉपलर का प्रयोग नहीं किया जाता है कहां पर? अब देखिए जैसे आपसे एक बार परीक्षा में एक्सरे पूछा था कि एक्सरे की खोज किसने की थी, ठीक है, तो उसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट से भी रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप में से जिन स्टूडेंट ने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम इन दोनों टॉपिक पर क्यों फोकस करें, क्योंकि ये आपके पास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न है और पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न जो है वो आसान की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गलत भी हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग कहाँ नहीं होता? रडार में, ठीक है, या फिर वेग रूपरेखा प्रबंधन में, क्वांटम कंप्यूटर में, या फिर खगोल में। तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट का यूज कहाँ नहीं होता? क्वांटम कंप्यूटर में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। देखिए प्याज को छीलते समय निम्नलिखित में से किसके कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं? ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्याज में ऐसा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से हमारे आंख में आंसू आते हैं जब हम उसको छीलते हैं? सल्फ्यूनिक अम्ल एसिड, ठीक है, यहाँ पे परक्लोरिक अम्ल, मेथानोइक, या फिर क्लोरिक। तो बताइए क्लोरिक है कि मेथानोइक है, या परक्लोरिक है, या फिर सल्फोनिक है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर है ए, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है,
ए आपका सही उत्तर। सल्फोनिक एसिड की वजह से क्या होता है, प्याज छीलते समय आंखों में से आंसू निकलता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी बताइए। यहां पर बारबरा ने, वॉटसन और क्रिक ने, कैम्पबेल ने या फिर जेन गुडाल ने। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है बारबरा मैक्लिंटॉक। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग एलईडी बल्ब में किया जाता है? तो एलईडी बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है बताइए। आर्गन का, मरकरी वेपर का, या फिर सोडियम वेपर और नियॉन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है क्लास? एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, यहां पर जब हम एलईडी की बात करते हैं ना क्लास, तो एलईडी में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप, जब भी हम एलईडी की बात करते हैं तो लाइट एमिटिंग डायोड में सेमीकंडक्टर के यूज से बनता है और यहां पर कोई भी गैस नहीं प्रेजेंट होती है। ये चीज याद रखिएगा, एलईडी में किसी भी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर जितनी भी आपका गैस दी है कोई नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेनली पी टाइप, एन टाइप हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं और यहीं पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपका जाता है, जिसके की वजह से जब उसको चार्ज मिलता है तो वो कंडक्शन करने लगता है। तो ये बहुत डीप में हो जाएगा, इतना आपको नहीं जानना, बस याद रखिए कि यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। तो एलईडी का निर्माण जो है वो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की एक साथ लाकर किया जाता है और यहाँ पर किसी भी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका डी सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तनाव हार्मोन है? तो बताइए, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, फिर सेरोटोनिन या फिर एड्रेनालाइन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है कॉर्टिसोल, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब हम सेरोटोनिन की बात करते हैं तो ये ना हैप्पीनेस, फोकस, कामनेस इन सब से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। डिप्रेशन को कम करने के लिए सेरोटोनिन का यूज किया जाता है, आपको अच्छा फील कराने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, ये हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। ये वाला क्लियर हो गया था ना क्लास? यहाँ पर हम लोग कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है। देखिए, कॉर्टिसोल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्टेरॉइड हार्मोन है, जिससे तनाव प्रक्रिया के संबंध में प्रायः तनाव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, यह शरीर की कई प्रक्रियाओं में भी योगदान देता है। ये अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और यह शरीर के निम्नलिखित कार्यों में के नियमन में शामिल होता है, जैसे रक्तचाप का नियंत्रण। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें हम, ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिरक्षा कार्य की बात करें, इंसुलिन उत्सर्जन की बात करें। तो आपको पता है जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसके कारण आपका बीपी बढ़ने लगेगा, बहुत सी चीजें हैं ना, तो वही है। तो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हो गया और अगर हम बात करेंगे लव हार्मोन तो वो सेरोटोनिन हो गया। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है यहाँ पर, तो बताइए वॉल्यूम, मोमेंटम, स्पीड या फिर मास। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए, स्केलर क्वांटिटी और हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, हम लोग सदिश राशि की बात करते हैं और असदिश की बात करते हैं। यहाँ पर ये सदिश आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों को लेके चलना पड़ता है ना, नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं कि मैम हिंदी समझ ही भी नहीं आ रही है बिल्कुल, तो वो बात मैं समझ सकती हूँ। देखिए क्लास,
ये है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं समझ में आते। जैसे अभी अगर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कहूं सदिश और असदिश, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको नहीं समझ में आएगा। तो वहां पर हमें दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरा तो इंग्लिश चलता है, इंग्लिश भी चलता है, हिंदी भी चलता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आता हो दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को। अगर किसी भी माध्यम के, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम सदिश और असदिश की बात कर रहे हैं। सदिश मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है, दिशाएं होती हैं, ठीक है, वो मैटर करती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। और असदिश की बात जब हम करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर दिशाओं का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे अभी आप करें वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है किसी चीज का, इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, दिशा का क्या कोई रोल है, नहीं रोल है ना। तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये आपका एक असदिश राशि होगी। ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी। तुम बताओ कितना वॉल्यूम है किसी चीज का मेजर कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, असदिश हो गया। स्पीड की बात हम करते हैं, कितने स्पीड से चल रहे हो, हाँ कितने स्पीड से चले, तो यहां पर भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर वेलोसिटी की बात करेंगे हम, तो वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डायरेक्शन का रोल आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, मास में डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम में डायरेक्शन का रोल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया आपका, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए, तो यहां पर याद रखिएगा इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखिएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मास इंटू वेलोसिटी की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात आ गई, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यूरिया उत्सर्जी जानवर नहीं है। ठीक है, यूरिया उत्सर्जी जानवर कौन सा नहीं है, तो बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए बर्ड दिया, स्तनधारी दिया, अभयचर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिया गया है इलास्मो ब्रांच फिशेस। ठीक है, तो यहां पर बताइए ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात की गई है। जो वेस्ट बॉडी में से निकल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं वो एमोनिया के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, एमोनिया के फॉर्म में, तो उसको हम अमोनिया उत्सर्जी जानवर कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो एमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख रही हूं एमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ ये जो वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी का, उसमें जो नाइट्रोजन होता है ना वो एमोनिया के फॉर्म में इनके बॉडी से निकलता है। ठीक है, इसमें आपके एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, ठीक है, वो सब आ गए, फिशेज आ गई, लेकिन यहाँ पर जो फिश का नाम मैंने आपको बताया वो एक एक्सेप्शन है, ये चीज याद रखिएगा। फिर जब यूरियोटेलिक एनिमल्स की हम बात करते हैं, तो जो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ये किस फॉर्म में कचरा निकालते हैं, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, इसमें मैमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यूरिकोटेलिक की बात करेंगे, ये यूरियोटेलिक है और ये यूरिकोटेलिक है। ठीक है, यूरिकोटेलिक की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से निकलते हैं। इसमें कीड़े आ गए, छिपकली आ गए, सांप आ गए, पक्षी आ गए, ठीक है, बर्ड्स आ गए। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो यहाँ पे यूरिकोटेलिक था, ये क्या था, यूरिकोटेलिक।
टेलिक मतलब यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो अपने बॉडी में से वेस्ट को किस फॉर्म में निकाल रही हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 12वें प्रश्न को। अम्ल राज की बात की गई है, तो बताइए एक्वा रीजिया किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का, पर क्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या हाइड्रोब्रोमिक एंड क्लोरिक एसिड का। तो यहां पर आपको बताना है। देखिए, एक्वा रीजिया की अगर हम बात करें तो रॉयल वाटर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें 3:1 का रेशियो होता है। हिंट मैंने दिया, तो बताइए 3:1 का रेशियो किसका किसका होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसका, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 13 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, नियोप्रीन को, बेंजीन को, या थायोकोल को, या फिर फॉर्मेलिन को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में से। तो फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से हम जानते हैं बेंजीन को। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड के निर्माण में, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड आपके डिफरेंट जिसमें एरोमा होता है, खुशबू होती है, उनका निर्माण किया जाता है ना, तो इसको एज अ कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इसको एज अ मेन कंपाउंड यूज किया जाता है, इसी वजह से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको एज अ मेन एलिमेंट यूज किया जाता है। जब भी हम विभिन्न सुगंधित यौगिकों के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें मूल तत्व के रूप में हम बेंजीन का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से इसे फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। बी आपका सही उत्तर हो गया। 14 प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या है, तो बताइए, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, तो बताइए। जो ह्यूमन आईज में रेटिना पे जो आपकी इमेज फॉर्म होती है, ह्यूमन आईज में, ह्यूमन आईज की जो रेटिना है उस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो किस नेचर की होती है, वास्तविक और सीधी, वास्तविक व और उल्टी, आभासी और सीधी, या आभासी और उल्टी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इमेज रेटिना में फॉर्म होती है वो आपकी हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। बी आपकी सही उत्तर होगा, बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये रेटिना है। ठीक है, ये इमेज है, ये लड़की की फोटो आप देख रहे हैं अपने आंख के थ्रू। तो यहाँ पर उसकी इमेज जो है वो रियल फॉर्म हो रही है, लेकिन उल्टी फॉर्म हो रही है ना, तो इसी वजह से देख रहे हैं उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम क्या कहते हैं, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होती है। चलिए अगला देखते हैं 15 प्रश्न। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग क्या होता है, तो बताइए। लिटमस सॉल्यूशन जब एसिडिक भी नहीं होता, बेसिक भी नहीं होता, तो इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, येलो, ब्लैक, पर्पल। तो अगर आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने 10th क्लास तक भी साइंस लिया होगा तो उनको पता होगा इसका उत्तर। यहाँ पर आपका सही उत्तर है, जब वो नीदर एसिडिक होता नॉर बेसिक तो उसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, रेड लिटमस पेपर जब आपका ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है रेड लिटमस पेपर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन, अगर हम किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डाल रहे हैं और रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, ये जो सॉल्यूशन है वो आपका एल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका एल्कलाइन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जब रेड लिटमस पेपर को हम किसी भी एसिड में डालते हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, मतलब रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहता है, तो इसका मतलब वो आपका एसिडिक होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब एल्कलाइन होता है। इसी तरीके से जब हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब वो एसिडिक नेचर का है।
और जब उसका रंग ब्लू का ब्लू बना रहता है तो मतलब वो आपका एल्कलाइन नेचर का है। ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम अम्लीय और क्षारीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको प्लांट डिजीज दिया गया है, दूसरी तरफ आपको कवक के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, कवक के नाम ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं कि पढ़ने में एकदम से परेशानी हो जाती है। तो आप लोग खुद ही पढ़िए इस प्रश्न को। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा बताइए क्लास। कैसे कैसे लोग कवक के नाम याद रखते हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्न आपके आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, ज्यादातर चांसेस है। पीसीएस में तो नहीं पूछे जाते हैं। अब इक्का दुक्का प्रश्न कभी पूछ ले तो समझ लीजिएगा, अगर याद है तो सही करके आइए, नहीं तो मान के चलिएगा कि ये छोड़ने वाला प्रश्न है। देखिए क्लास में आपको एक चीज बताऊं, कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं ना, कुछ कुछ मतलब आपके प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कि आपको छोड़ देना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये कहूं कि आज से आप लोगों को फंगस के नाम याद करने हैं, कवक के नाम याद रखने हैं, तो ये गलत होगा। अगर परीक्षा में कभी भी आपसे कवक के नाम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ भी लिया तो मैं कहूंगी उसको छोड़ देना। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, इसलिए छोड़ देना क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस साइड के हैं जिनको कि कवक के नाम याद है उनके लिए तो आप स्कोरिंग है वो क्वेश्चन। लेकिन जो साइंस साइड के नहीं है, जिनको एक भी कवक का नाम नहीं याद है, उनसे मैं कहूं कि एक क्वेश्चन सही करने के लिए आप अपने दिन मतलब अपने पूरी तैयारी का आधा समय खराब कर दीजिए, मतलब कवक के नाम रटने लगी। हाँ, तो फिर ये गलत होगा। पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली भी स्टडी करनी है। अभी किसी टॉपिक से एक प्रश्न पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक पे एकदम पीएचडी कर लेनी है आपको, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कवक के नाम याद करना आसान नहीं होता है। पास्ट ईयर में अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे हैं तो उसको पास्ट ईयर का क्वेश्चन समझ के याद कर लेना, क्योंकि अगर रिपीट हुआ तो सही है। लेकिन मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि जाओ साइंस की बुक उठाओ और सारे कवकों के नाम याद करो, क्योंकि इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। उस एक प्रश्न को सही करने के चक्कर में आपके कई प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो पढ़ाई भी ऐसा करो, देखो कहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्या वो पढ़ने लायक टॉपिक है, याद रहेगा तो उसको पढ़ो। जैसे पॉलिटी के प्रश्न सही होने चाहिए, ज्योग्राफी के प्रश्न जो है आपके ट्राइब्स को लेके या फिर विंड्स को लेके, करंट को लेके, कि वो जो ओशियनिक करंट की बात मैं कर रही हूँ, इन सब को लेके, ये और वॉल्केनिक इरप्शन को लेके ये सब पूछा जाता है कि कौन सा कोयला कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है। तो ये सब याद कर लो, क्योंकि ये पूछता है, रिपीट भी होता है। तो मैं कहूंगी इसको याद करो। लेकिन अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि सारे कवकों के नाम याद करो। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, पास्ट ईयर में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको एक बार याद कर लेना, थोड़ा टाइम लेना। चलिए, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो मैं बता दूं, गेहूं का रतुआ रोग जो है वो किस वजह से होता है? अल्टर्निया सोलेनाई की वजह से। ठीक है, सोलेनाई की वजह से, अल्टर्निया सोलेनाई की वजह से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। 17 प्रश्न, शिक्षा, अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित गतिविधियां आती हैं किसके अंतर्गत? बताइए। चतुर्थ क्षेत्रक के अंदर, द्वितीय क्षेत्रक के अंदर, पंचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वार्टरनरी की बात की गई है, क्वार्टरनरी की, फिर सेकेंडरी की बात की गई है, फिर क्यूनरी की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इस फिगर के थ्रू। देखिए, हम मेनली 5 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी, फिर क्वीनरी। अब देखिए, जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ गया, फिशिंग आ गई, हस्बेंड्री आ गया, ठीक है, एक्सट्रैक्शन आ गया, माइनिंग आ गया। मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, खेती कर रहे हो। खेती में क्या कर रहे हो? गेहूं उगाया और काटा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। ऐसी बात तो है नहीं कि गेहूं ले जा रहे हो, फिर उसके बाद उसको पीस रहे हो, फिर उससे बिस्किट बना रहे हो, तो वो दूसरा चीज हो गया, वो आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। प्राइमरी मतलब हम एग्रीकल्चर की बात करें, गेहूं उगाया, गेहूं काटा, बेचा।
माइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग की बात कर रहे हैं, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया। सेकेंडरी की बात करेंगे क्लास, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है। अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें तो चाइना ने सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ना चाइना में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस सेकेंडरी उस पर किया है। और टर्शरी क्या है, जैसे हम सर्विसेज की बातें करते हैं, रियल एस्टेट में सर्विस, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, रिटेल की बात करते हैं, जहां पे सर्विस सेक्टर, आईटी की बात करते हैं, ये सब टर्शरी हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारत जो हमारा था वो कृषि प्रधान देश था, तो हम लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे हमारा ज्यादा फोकस था। और प्राइमरी सेक्टर से हमने डायरेक्ट स्विच किया टर्शरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, सॉफ्टवेयर पे, आईटी कंपनीज पे, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसीलिए अब आप देखते हैं कि जो सरकार है, हमारी सरकार, वो क्या कहता है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी फोकस करने की जरूरत है, हमें चीजों को अपने यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है, ठीक है। जो स्वदेशी चीजें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है। ये चीज समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वाटरनरी और क्यूनरी की बात करते हैं। क्वाटरनरी में आपका एजुकेशन आ गया, रोबोटिक्स आ गया, मीडिया आ गया, ठीक है, ये सब आपका क्वाटरनरी आ गया। जैसे कि अभी हमने प्रश्न में आपसे पूछा था, चतुर्थ क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं, आपकी शिक्षा आती है, अनुसंधान आता है, विकास आता है, मतलब हम रिसर्च करें, किसी चीज पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और क्यूनरी की बात करेंगे तो यहाँ पर एनजीओ आ गया, वेलफेयर से रिलेटेड चीजें, नर्सिंग आ गई, ठीक है, पुलिस सर्विस आ गई, चाइल्ड केयर आ गई। तो हम एक तरीके से नर्चर की बात कर रहे हैं, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं क्यूनरी में। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। चलिए, तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें ना तो इसको एज इट इज नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए क्लास बताइए मुझे कि जब हम उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड की बात करते हैं तो वो कहां पर है, ठीक है। फिर हम प्रदेशीय औद्योगिक और निवेश निगम की बात करते हैं, यूपी राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम राज्य औद्योगिक विकास निगम की बात करते हैं। तो स्टेट इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो कहां पर है, वो आपका कानपुर में है। इस पे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो कानपुर में है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आगरा में है, सही है, ठीक है। प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लखनऊ में है, सही है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड जो है वो बनारस में है। तो बताइए ये आपका सही है कि गलत, ये आपका गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड जो है वो आपका कानपुर में है, ना कि बनारस में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पर है, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर है नई दिल्ली में, ठीक है, C आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास, रबड़ बोर्ड की जब हम बात करेंगे, रबड़ बोर्ड कहाँ पर है, आपका केरल में है, ठीक है। चाय बोर्ड की बात करेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण जो है वो नई दिल्ली में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, ये पुणे महाराष्ट्र में, तंबाकू बोर्ड आपका आंध्र प्रदेश में गुंटूर में, फिर मसाला बोर्ड कोच्चि में केरल में, ठीक है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, संघाई में है, ब्रसेल्स में है, पेरिस में है या फिर बोकारो में है। ABCD में से सही उत्तर
कौन सा है? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ब्रसेल्स में। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपका ब्रसेल्स में है। बी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 21वां। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड स्थापित किया गया था कब? 1951 में, 56 में, 67 में या फिर 74 में? डायरेक्ट प्रश्न है ना, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है ऐसा। तो याद रखिएगा, यूपी राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। तो डी आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है लेकिन नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें डैश उत्पाद कहा जाता है। दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट बट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, पब्लिक गुड्स कहते हैं, इंफीरियर गुड्स कहते हैं या फिर कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पूंजीगत वस्तुएं उन उत्पादों को कहा जाता है जिनका उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है लेकिन नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है इन्हें। ठीक है, इनमें मशीन उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, प्रक्रिया प्लांट उपकरण, निर्माण और खनन उपकरण, बिजली के उपकरण आदि शामिल होते हैं। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। 23 देखते हैं। भारत के योजना आयोग को स्थापित किया गया था कब? बताइए, 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्लानिंग कमीशन का स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। और अब आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है, चलिए 24 प्रश्न देखते हैं। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए किसके पास होती है क्लास? किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास या फिर होम मिनिस्टर के पास? तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति होती है। तो आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन युग का साक्ष्य व्यवहारिक रूप से सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है? तो यहां पर बोला गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टोन एज वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। तो यहां पर पैलियोलिथिक की बात की गई है, मेसोलिथिक की बात की गई है, नियोलिथिक की बात की गई है या फिर नन ऑफ द एबव की बात की गई है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम पूरा पाषाण कालीन युग के साक्ष्य को देखें तो वो व्यवहारिक रूप से सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदान को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में आपको इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो बताइए कब? 1605 में, 1609 में, 1613 में या फिर 1617 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास 1612 की अगर हम बात करें तो 1612 में थॉमस बेस्ट आया था। ठीक है, थॉमस बेस्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को सूरत के तट पर पराजित किया था 1612 में। ठीक है, इसने मुगल सम्राट जहांगीर को प्रभावित किया और उसने वर्ष 1613 के प्रारंभ में सूरत में थॉमस एडवर्ड्स की अगुवाई में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1613 होगा। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछे कि कौन सा मुगल शासक था उस समय, तो याद रखिएगा
सम्राट जहांगीर, ठीक है। और पुर्तगालियों को सूरत के तट पर पराजित किया था थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के तट पर पराजित किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और किसके राज में पहली फैक्ट्री की बात की गई, तो वो जहांगीर की। तो सी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं, भ्रांति होती है, मिराज की बात की गई है। भ्रांति जो होती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मिराज की बात की गई है, भ्रांति की बात की गई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे आप समझिए कि आप एक रेगिस्तान में चल रहे हैं और रेगिस्तान में कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन चलते चलते आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़े दूर पर पानी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके पास गए तो आपने देखा नहीं, यहां पर भी सूखा है, पानी नहीं है। एक तरीके की भ्रांति आपको हुई। तो ये फिनोमिना किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा है? तो मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा कौन सा है? डिमोस है, यूरोपा है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है। मंगल के पास 2 प्राकृतिक चंद्रमा है, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? अगर हम देखें तो एक आपका डिमोस है जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, और दूसरा आपका फोबोस है, याद रखिएगा। कौन सा है? फोबोस। तो यहां पर यूरोपा नहीं है, ठीक है, फोबोस है और डिमोस है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति होती है कहां पर? लाल सागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, इंडियन ओशियन में, या फिर भूमध्य सागर में। रेड सी में, साउथ अटलांटिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, या फिर मेडिटेरेनियन सी में। नॉर्थ वेस्ट इंडियन रिसीव विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट ओरिजिनेट ओवर द, किसके वजह से बताइए? रेड सी, साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, या फिर मेडिटेरेनियन सी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो शीत ऋतु के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करती है, वो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाया जाता है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 30 प्रश्न को, निम्नलिखित उदाहरण में किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अनुसरण किया गया है? तो बताइए, कूड़ा करकट, ठीक है, केचुआ, चिकन, फिर बाज की बात की गई है। तो यहाँ पर कूड़ा करकट में किसकी बात की गई है? अर्थवॉर्म की, केचुओं की बात की गई है। फिर केचुओं को कौन खा रहा है? चिकन खा रहा है, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर वो मुर्गा खा रहा है, ठीक है, और मुर्गे को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो ये किस तरीके का है आपका? तो बताइए, यहाँ पर चराई आधारित खाद्य श्रृंखला की बात की गई है, अवशेष आधारित खाद्य श्रृंखला की बात की, जिसको कि अपरद भी बोला गया, डेट्रिटस फूड चेन की बात की गई है। तो क्लास देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब भी फूड चेन जो है वो आपके ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो, किससे? ग्रीन प्लांट से, हरे पेड़ पौधे से। जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रासेस है, हम कह रहे हैं घास है, ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कौन खा रहा है? टिड्डे को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है? यहाँ पे हम ग्रास ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रही है। तो यहाँ पर जो फूड चेन है वो किससे स्टार्ट हो रही है? वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। तो इससे हम चराई आधारित खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। और जब भी फूड चेन आपकी किसी अवशेष से या फिर लिटर से, कूड़े से, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मरा हुआ जानवर है उस पे से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अपरद आधारित खाद्य श्रृंखला, बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि लिटर से, कूड़ा करकट से स्टार्ट हो रही है और फिर जाकर आपका बाज तक पहुंच रही है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 31 देखते हैं हम लोग, आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित
में से कौन सा सही नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर जोर देना होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है, ठीक है, प्रतिस्थापन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा है, यह एक प्रकार की संरक्षणवादी आर्थिक नीति है। फिर उच्च शुल्क और कोटा इस नीति के समान उपकरण है और उसका प्रयोग केवल सबसे विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। आयात प्रतिस्थापन की नीति का अर्थ क्या होता है? जब सरकार आयात को विनियमित करने के लिए व्यापार शुल्कों का उपयोग एक नीति साधन के रूप में करती है और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करती है। तो इसके पीछे मूल विचार आयात घरेलू सामानों के साथ प्रतिस्थापन करना है। तो यही हम क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन। समझ में आ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर एम्फेसिस देते हैं, तो हाँ देते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की संरक्षणवादी आर्थिक नीति है, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इंपोर्ट को समझ रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए क्लास, हम चाहेंगे कि हमारे ही देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, तो हम इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे बाहरी देशों से चीजों को। ये चीज समझ में आ रहा है ना, हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करने की बात करेंगे। हाँ, हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, संरक्षणवादी आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई टैरिफ एंड कोट आर कॉमन टूल ऑफ दिस पॉलिसी, सही बात है ये भी। एंड इट इज ओनली यूज्ड बाय द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ये आपका गलत है, ठीक है, डी आपका गलत है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इस नीति के समान उपकरण उच्च शुल्क और कोटा। उच्च शुल्क के पक्ष में तर्क यह है कि विकासशील देशों में उद्योगों को विकसित करना बाकी है तथा इसलिए उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसे आमतौर पर शिशु उद्योग तर्क कहा जाता है और प्रायः वर्ष 1991 के सुधारों से पहले की शुल्क, लाइसेंस और कोटा की नीति को सही ठहराने के उद्यत किया गया था इसे, ठीक है। आपको पता है, अब हम एलपीजी की बात करते हैं ना, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से की बात करते हैं अब हम, ठीक है, एलपीजी की। लेकिन इसके पहले क्या था, लाइसेंसिंग थी। हमें कोई भी इंडस्ट्री अपने यहाँ स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, कोटा था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो था वो इसको प्रोत्साहन देता था, ठीक है। तो यहां पर आपका डी सही उत्तर हो गया। 32 देखते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब आपका मनाया जाता है? 29 जुलाई, 21 अप्रैल, 10 दिसंबर या फिर 14 मई। तो 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये आपका क्या सही है? ये बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन में से एक था? तो बता दीजिए, सुधारवादी आंदोलन की बात की गई है, यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज, देवबंद आंदोलन, या ए और दो दोनों, या फिर ना एक ना दो। तो यहाँ पर सुधारवादी आंदोलन आपका जो था वो था प्रार्थना समाज, ए आपका सही उत्तर है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जब हम सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो मेनली सुधार आंदोलन आपका दो तरीके का था, एक सुधारवादी आंदोलन था, दूसरा आपका पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ठीक है। यहाँ पर दोनों में देखिए, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी दोनों आंदोलन खोई हुई धार्मिक शुद्धता जिसमें वह सुधार चाहते थे के लिए उनके परिवर्तित होते स्तर पर आधारित थे। यहाँ पर बस एक अंतर था देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं जैसे ब्रह्म समाज की, अलीगढ़ आंदोलन की, तो यहाँ पर हमने सुधार की बात की, ठीक है। और एक बात हम करते हैं कि बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू वेदास की हम बात करें, पूरी जो हमारी जो पहले की चीजें थी उसकी तरफ चलो। तो आर्य समाज, देवबंद आंदोलन की हम बात करते, जो हमारी संस्कृति थी पहले की, जो हमारी पहले की चीजें चलती थी, वेदा थे, उनको फिर फॉलो करने की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो पुनरुत्थानवादी आंदोलन हो गया। सुधारवादी, जैसे हमने कहा सती प्रथा नहीं हम मानेंगे, ठीक है, हम विडो रीमैरिज को प्रमोट करेंगे, तो ये सुधारवादी आंदोलन थे।
तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर था। 34th देखते हैं, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? सुसाइडल बैग की बात की गई है, लाइसोसोम द्वारा, सेंट्रोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ये प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आपको पता भी होगा कि सोसाइटल बैग के नाम से हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन को, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जिस सेल में प्रेजेंट होता है वो उसी सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसे हम सोसाइटल बैग कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। 35th देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए तेंदू है, ठीक है, एलेक्स वुड है, फिर खिजड़ी है, फिर होलेक है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल में आपका खिजड़ी आता है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब चलिए क्लास कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन है उसके लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुना गया है? कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, फिर कैप्टन अजीत कृष्णन, फिर कमांडर शुभांशु शुक्ला और आखिरी में आपको दिया गया है कैप्टन अंगद प्रताप। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सही उत्तर क्या है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो डायरेक्ट प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग मनाते हैं भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो बताइए, 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर नितिन गडकरी के द्वारा? तो यहाँ पर ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली 2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को के विकास के लिए मंजूरी दी है। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, पिगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज के डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ABCD में से भारतीय संविधान के लिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए, राष्ट्रगान के लिए या फिर संसद के लिए? तो याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया की जयंती हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 2 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे हम लोग, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन UPI की बात की गई है। लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ठीक है, UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? डायरेक्ट प्रश्न है, किसके द्वारा बताइए? RBI द्वारा, NPCI द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर SBI द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब हम UPI की बात करते हैं तो 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPI द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो बताइए, 35.2, 48.5, 52.1 या फिर 60.7? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम देखें RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है
और अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 48.5% है। अगला हम देखते हैं, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? बताइए कौन सा बना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, मोइदम्स या फिर कामाख्या मंदिर? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मोइदम्स। सी आपका सही उत्तर होगा। और इसका निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया है? ये है, आपके फोटो में देख सकते हैं मोइदम्स को। और फिर इसका किस राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया है? बताइए, गुप्ता, मौर्य, अहोम या फिर चोल? तो इसका निर्माण अहोम द्वारा किया गया है, राजवंश द्वारा। ठीक है, तो क्लास आज हमने कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस किए जो कि अगस्त के ही थे आपकी और आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। जैसे ये आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज आपके टेस्ट में हमने ज्यादातर साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जो साइंस के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं वो डायरेक्ट प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरे वाला था, डॉपलर इफेक्ट वाला था, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी वाला था, तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट ही बनते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आपसे हल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है। ठीक है, तो साइंस के ज्यादातर प्रश्नों को हमने कवर किया और ये डायरेक्ट प्रश्न ही होते हैं। इसमें ये मत सोचिएगा कि इजी या डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। क्लास के एंड में बताइएगा जरूर कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और किन किन टॉपिक्स को आप लोग चाहते हैं कि मैं और इंक्लूड करूं। करंट अफेयर अब हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे और सर तो आपकी क्लास लेते ही हैं, तो आप वहां से रिवाइज कर भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लास्ट में जाते जाते एक चीज कहूंगी कि अपने पे भरोसा रखिए, परिश्रम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जितना भी समय अभी आपके पास बचा हुआ है, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।